सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां धनिया देवी नाम की एक चालाक बुढ़िया रहा करती थी। उसका बेटा हरिपाल गांव का बड़ा जमींदार था। इसी ताकत और रुतबे का सहारा लेकर धनिया देवी गांव के गरीब और मजबूर लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे दिया करती थी। समय पर कर्ज न चुका पाने पर वह चालबाजी से उनके खेत खलिहान और यहाँ तक कि घर भी अपने नाम करवा लेती थी। धीरे धीरे उसकी लालच भरी चालों की वजह से कई परिवार उजड़ गए, लेकिन डर और मजबूरी के कारण कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। अरे कोई है क्या इस घर में? भूख से पेट जल रहा है। कोई सुन भी रहा है या नहीं? माँ, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ? मुझे भूख लगी है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। बहू रसोई में होगी माँ, मैं जाकर देखता हूँ। देखता हूँ नहीं, जाओ और उसे अभी भेज। पता नहीं कहाँ मर गई है। पूरा दिन हो गया, खाना नहीं बना। ठीक है माँ, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। मां जी, क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ पूछती है? सुबह से भूख लगी है और अब तक खाना नहीं आया? क्या यही संस्कार है तेरे? सास भूखी बैठी है और तू चैन से रसोई में लगी है। जल्दी से खाना परोस, वरना मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। मां जी, बस रोटियां ही तो बना रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ा सब्र कर लीजिए। सब्र कर लूं? दिन भर बहाने ही सुनूं क्या? पता नहीं क्यों मैंने तेरी शादी अपने इतने भोले बेटे से करवा दी। न ढंग से घर संभालना आता है, न बड़ों की कद्र। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तू इस घर में आ गई। सावित्री रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी हरिपाल मन में कई सवाल लिए उसके पास आ जाता है और धीमी आवाज में उससे अपने दिल की बात पूछने लगता है। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या यह सच है कि आप गांव वालों से कपट करके उनके घर और जमीन अपने नाम करवा लेती हैं? पूरे गांव में यही बात फैल चुकी है, हर जगह लोग यही चर्चा कर रहे हैं। अरे बस बस, ये सब गांव वालों की फालतू बातें हैं। तू भी उन्हीं की बातों में आ गया क्या? लोग जलन में कुछ भी बोल देते हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश है ये सब। तू इन सब बातों पर ध्यान मत दिया कर। लेकिन माँ, बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा है। मुझे सब पता है। मैंने जो किया है लोगों की भलाई के लिए किया है। गरीबों की मदद करती हूँ तो वही लोग उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। यह सब सुनकर हरिपाल वहाँ से चुपचाप निकल गया और सीधे गांव की चौपाल की ओर चला गया, जहाँ उसका पुराना दोस्त आकाश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आजा हरिपाल, इधर बैठ। आजकल दिखता नहीं है, क्या चल रहा है? बस यूं ही थोड़ी हवा खाने निकल आया था, सोचा तुझसे मिल लूं। अच्छा किया। चौपाल पर बैठे बिना दिन अधूरा लगता है। चौपाल पर फैली हलचल और लोगों की निगाहों के बीच हरिपाल के मन में चल रहा द्वंद्व और भी गहरा हो गया। खेतों का काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है। मौसम साथ दे रहा है, बस मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत से ही सब चलता है। चल, कभी खेत की तरफ भी चलते हैं। जरूर, फुर्सत मिली तो साथ चलेंगे। तभी धनिया देवी के पास उसके दोनों नौकर आ जाते हैं, कालू और कालिया। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते चेहरे और स्वभाव वाले थे और हमेशा उसकी हर चाल में साथ देते थे। मालकिन, इस बार तो शिकार खुद चलकर हमारी राह में आ गया है। आदमी सीधा है, हालात से टूटा हुआ और पैसों की जरूरत में डूबा हुआ। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिखते हैं। बस 2 मीठे बोल और थोड़ी सी मदद का लालच, फिर देखिए कागज खुद उसके हाथों से आपके सामने होंगे। आप बस हुक्म दीजिए, बाकी जाल बुनना मेरा काम है। अरे अम्मा, इस बार खेल और भी मजेदार होगा। शिकार न ज्यादा चालाक है, न ज्यादा सवाल करने वाला। जरा सा दबाव पड़ा तो खुद ही रास्ता पूछते हुए आपके दरवाजे तक आ जाएगा। ऐसे लोग जल्दी भरोसा करते हैं और देर से समझते हैं। साफ साफ बोलो, आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? कौन है वो नया आदमी और क्या समझते हो कि वो मेरे काम का है या नहीं? याद रखना, हर चाल सोच समझ कर चली जाती है। एक भी कदम फालतू नहीं होना चाहिए। मालकिन, जिस आदमी की बात कर रहे थे उसका नाम आकाश है।
वही किसान जो हाल ही में पैसों की तंगी में घूम रहा है। आकाश, वही जो मेरे बेटे हरिपाल का दोस्त है। हाँ अम्मा, वही आकाश हालात से परेशान है। अगर थोड़ा सहारा दिखे तो आसानी से भरोसा कर लेगा। नाम तो जाना पहचाना है। ठीक है, इस बार उसे आजमा लेते हैं। अगर वो जाल में फंसा तो समझो किस्मत खुद चल कर आई है। लेकिन ध्यान रहे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ भी बिना सोचे नहीं कहा, बस हालात देखकर अंदाजा लगाया कि वह आपके काम का हो सकता है। आखिरी फैसला तो हमेशा आपका ही होता है। धनिया देवी मुस्कुराते हुए एक गहरी साजिश रचती है और अपनी सारी चालें अपने दोनों नौकरों कालू और कालिया को साफ साफ समझा देती है। हरिपाल से मिलकर आकाश अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर अपने खेतों पर पड़ती है, जहाँ भयानक आग धधक रही होती है। देखते ही देखते उसकी मेहनत की सारी फसल जलकर राख हो चुकी होती है। लपटों के बीच खड़ा आकाश स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा भविष्य जलता हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, सब कुछ जल गया। दिन रात जिस खेत को सींचा, आज वही मेरी आंखों के सामने राख बन गया। अब मैं क्या करूंगा? किसके सहारे जीऊंगा? मेरी जिंदगी तो इसी खेत से जुड़ी थी। पिताजी, आपकी निशानी भी मुझसे छिन गई। मैं आपको क्या जवाब दूंगा? कोई तो बता दे, मेरी किस गलती की सजा है ये? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तभी धनिया देवी भी वहां पहुंच जाती है और बुझी सी मुस्कान के साथ आकाश से कहती हैं, अरे बेटा आकाश, इतना दुखी क्यों खड़ा है? जो हो गया उसे दिल पर मत लगा, खेत फिर से ठीक हो जाएगा। अम्मा, सब कुछ जल गया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चिंता मत कर बेटा, खेत को दोबारा संवारने के लिए पैसे चाहिए होंगे, है ना? हाँ अम्मा, पैसों के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, वो भी कम ब्याज पर। आखिर तुम मेरे बेटे हरिपाल के दोस्त हो। सच अम्मा, अगर आप मदद कर दें तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने आज मुझे नई उम्मीद दे दी। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात है, बस औपचारिकता समझो। इसके बदले तुम्हें अपनी जमीन के कागजात मुझे देने होंगे। चिंता मत करना, सब तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अगर इससे मेरा खेत बच सकता है तो ठीक है अम्मा। बेबस होकर आकाश अपने खेत के कागजात लाकर धनिया देवी के हाथों में थमा देता है और वह चालाक बुढ़िया दिखावे के तौर पर कम ब्याज पर उसे पैसे दे देती है। अम्मा, ये रहे खेत के कागजात। आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, रख ले पैसे। मेहनत करेगा तो सब फिर से संभल जाएगा। बस एक बात पूछनी थी अम्मा, ये पैसे मुझे कब तक लौटाने होंगे? साल के आखिरी दिन तक, उसी दिन आकर मेरा हिसाब चुकता कर देना। ठीक है अम्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय पर पैसे लौटा दूं। हाँ बेटा, समय का ध्यान रखना, हिसाब किताब में देर अच्छी नहीं होती। बाहर से रहम दिखाने वाली धनिया देवी के चेहरे पर अंदर ही अंदर जीत की मुस्कान होती है, जबकि आकाश अपनी जली हुई फसल और लुटते हुए हक्का को चुपचाप देखता रह जाता है। जमीन के कागजात हाथ में लेकर वह बुढ़िया अपने घर लौट आती है और कालू कालिया के साथ मिलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उस हंसी में खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की बर्बादी से मिली जीत का जहर भरा होता है, जो पूरे घर के सन्नाटे में गूंज उठता है। साल का नहीं, सिर्फ महीने का आखिरी दिन कहा था मैंने। बेचारा समझ ही नहीं पाया कि किस जाल में फंस रहा है। मालकिन, आज तो वो पैसे का इंतजाम सोच ही रहा होगा और उधर आप खेत हड़पने की तैयारी कर चुकी हैं और कागज तो पहले ही आपके हाथ में है। अब पैसे हों या ना हो, खेत तो गया। सही कहा मालकिन, आपकी चाल हर बार कामयाब होती है। ऐसे लोग शब्दों का मतलब कहां समझते हैं। आखिरी दिन सुनते ही बस डर जाते हैं। महीने का आखिरी दिन हमारे लिए त्योहार बन गया और उसके लिए मातम।
आज फिर किसी की मेहनत हमारी हंसी बन जाएगी। मजबूरी में आदमी दिमाग चलाना भूल जाता है। यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, आज वो खाली हाथ भी आया तो कानूनन खेत मेरा ही कहलाएगा। उन पैसों से आकाश अपने खेत को फिर से संवारने में जुट जाता है और दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में उसकी जमीन दोबारा हरी भरी हो जाती है। नई फसल देखकर उसके मन में उम्मीद की किरण जाग उठती है। लेकिन जैसे ही महीने का आखिरी दिन आता है, वही बुढ़िया बिना किसी सूचना के उसके खेत पर पहुंच जाती है और कठोर आवाज में उससे अपने पैसे मांगने लगती है। आकाश, आज महीने का आखिरी दिन है, मेरे पैसे कहाँ? अम्मा, आपने तो कहा था साल के आखिरी दिन पैसे लौटाने होंगे। आज तो सिर्फ महीने का आखिरी दिन है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुमने ही ठीक से सुना नहीं होगा। नहीं अम्मा, मुझे अच्छे से याद है। आपने साफ कहा था साल के आखिरी दिन। यादें गलत भी हो सकती हैं आकाश। कागज मेरे पास है और आखिरी दिन आज ही है। अम्मा, मेरी फसल अभी तैयार हुई है, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। बहाने मत बनाओ, पैसा नहीं है तो जमीन मेरी हुई, नियम यही है। तो फिर आपने मेरे साथ धोखा किया? हिसाब किताब में धोखा नहीं होता, सिर्फ नियम होते हैं। पैसे न होने के कारण धनिया देवी बेरहमी से आकाश का खेत अपने नाम करवा लेती है और सब कुछ लुट जाने के बाद आकाश टूटे मन से अपने दोस्त हरिपाल के पास चला जाता है। उसके चेहरे पर बेबसी और आंखों में आंसू साफ झलक रहे होते हैं, मानो वह अब आखिरी सहारे की तलाश में हो। हरिपाल, अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। तेरी माँ ने ही मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। क्या मतलब? साफ साफ बता, आखिर हुआ क्या? मेरे खेत में आग लगने के बाद वही आई थी, मीठी मीठी बातें की, कहा कम ब्याज पर पैसे दे देगी। मैंने भरोसा कर लिया और खेत के कागज दे दिए। उसने कहा था कि साल के आखिरी दिन पैसे लौटाने होंगे, लेकिन महीने के आखिरी दिन ही खेत पर आ गई और बोली। मैंने साल नहीं, महीने का आखिरी दिन कहा था। पैसे नहीं थे तो खेत अपने नाम करवा लिया। ये सरासर धोखा है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज तुझसे सब कह दिया, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा। अपने दोस्त आकाश की सारी बातें सुनकर हरिपाल का मन बेचैन हो उठता है और वह गहरी सोच में डूबा हुआ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह अपनी माँ के पास बैठकर उससे खुलकर बात करता है और आकाश के साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए अपने मन की दुविधा और गुस्सा उसके सामने रख देता है। माँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये बात मुझे आकाश ने खुद बताई है। क्या आपने उससे कहा था कि साल के आखिरी दिन पैसे लौटाने होंगे? मैंने जो कहा होगा सही ही कहा होगा। उसमें इतनी समझ नहीं कि ठीक से सुने। दोस्ती अपनी जगह है और हिसाब किताब अपनी। समय पर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी हुई। माँ, आपने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। वो मेरा दोस्त है, लेकिन आपने वादा तोड़ा है। दुनिया वादों से नहीं कागजों से चलती है हरिपाल। ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। अपनी माँ से बात करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकलता तो हरिपाल निराश और टूटे मन से वहाँ से निकल पड़ता है। मन में भारीपन लिए वह सीधे अपने दोस्त आकाश के घर पहुँचता है। हरिपाल, तू फिर आ गया? चेहरे से लग रहा है कि बात नहीं बनी। हाँ दोस्त, माँ से बात की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। सब कुछ पत्थर की तरह अड्डा हुआ है। तो फिर अब क्या होगा? मेरे पास तो अब खोने को भी कुछ नहीं बचा। अभी कुछ तय नहीं कर पाया हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि चुप बैठना सही नहीं। यही वजह है कि अब हमें साथ मिलकर सोचना होगा। अकेले कुछ नहीं होगा। अगर तू साथ है तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। दोस्ती इसी का नाम है। जब तक सांस है, हार नहीं। कालू और कालिया जब सुनसान खेत के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक हरिपाल और आकाश उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हरिपाल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है और वह कड़ी आवाज में दोनों से सवाल जवाब करता है, जिससे डर के मारे कालू और कालिया घबरा आ जाते हैं। आज भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी जानते हो अभी और यहीं सच सच बताओ। खेत में आग कैसे लगी, आकाश को पैसे के जाल में कैसे फंसाया गया, सब कुछ याद रखना। अगर एक भी बात छिपाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ना मेरी माँ का डर काम आएगा, ना कोई बहाना। मालिक, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
खेत में आग लगाने का हुक्म मालकिन ने ही दिया था। हमें कहा गया था कि आकाश को मजबूर करना है ताकि वो खुद कागज लेकर आए। पैसे, तारीख और महीने की चाल सब पहले से तय था। हम तो बस उनके इशारे पर चल रहे थे। सच यही है। दबाव और डर में आकर वे धनिया देवी की सारी साजिशें उगल देते हैं और सच सामने आते ही आकाश की आंखों में गुस्से के साथ साथ टूटे हुए भरोसे की झलक दिखाई देने लगती है। यह सब सुनते ही हरिपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कालू कालिया को कड़ी चेतावनी देकर वहां से भगा देता है। दोनों नौकर डर के मारे तुरंत वहां से चले जाते हैं। अब बहुत हो चुका। किसी की मजबूरी से खेलना आसान होगा, लेकिन मैं यह अन्याय चुपचाप नहीं देखूंगा। आज के बाद अगर किसी ने सच दबाने की कोशिश की तो उसे पूरे गांव के सामने जवाब देना पड़ेगा। तभी हरिपाल के मन में एक उपाय सूझता है। वह आकाश की ओर देखकर अपनी योजना बताता है और दोनों आपस में बैठकर धनिया देवी की साजिश को बेनकाब करने की ठोस तरकीब बना लेते हैं। अगले दिन हरिपाल अपनी योजना के तहत अपने 2 भरोसेमंद दोस्तों को भेष बदलकर अपने ही घर भेजता है। अरे, बाहर कौन आवाज लगा रहा है? तुम लोग कौन हो? नमस्ते अम्मा जी, हम एक कंपनी की तरफ से आए हैं। कैसी कंपनी है ये और यहाँ क्यों आए हो? हमारी कंपनी में पैसा लगाने पर सिर्फ 3 दिनों में रकम दोगुनी हो जाती है। 3 दिनों में पैसा दोगुना? सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच है अम्मा जी, हमारे पास पूरे कागज और रसीदें हैं। हम गांव-गांव जाकर लोगों को यही सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। अंदर आओ, बैठो, पहले ठीक से समझाओ। पैसा तो मेरे पास है, बस फायदा चाहिए। आप सही जगह पर निवेश करने वाली हैं अम्मा। धन्यवाद, आपने हमें अंदर बुलाया। अब हम आपको पूरा हिसाब समझा देते हैं। और देखिए अम्मा, ये रहे हमारे कागज और मुहर, सब कानूनी हैं। गांव के बड़े लोग भी हम पर भरोसा करते हैं। अब बताओ, ये 3 दिनों में पैसा दोगुना कैसे होता है? कहीं कोई झंझट तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं अम्मा जी, हमारी कंपनी पैसे को अलग अलग जगह निवेश करती है, इसलिए मुनाफा पक्का होता है। आप बस 3 दिन इंतजार कीजिए। अगर सच में पैसा दोगुना हो गया तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल अम्मा जी, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा लाभ। ठीक है, तुम लोगों की बातों में दम लग रहा है। मैं अभी सारे पैसे ले आती हूँ। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। 3 दिन बाद आप खुद देखेंगी, पैसा भी और मुनाफा भी। यकीन मानिए, आप खुश हो जाएंगी। धनिया देवी बिना ज्यादा सवाल किए अपना सारा पैसा उन्हें लाकर दे देती है और वे दोनों उसे भरोसा दिलाते हैं कि 3 दिन बाद लौटकर हिसाब किताब पूरा कर देंगे। उनके जाने के बाद धनिया देवी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल जाती है, जबकि अनजाने में वह खुद अपनी ही चाल में फंस चुकी होती है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई भी अता पता नहीं चलता, जिससे धनिया देवी का मन बुरी तरह घबरा जाता है। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती रहती है और बेचैनी में इधर उधर टहलने लगती है। तभी अचानक हरिपाल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सख्त लहजे में बोलता है, जिससे धनिया देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? इधर उधर क्यों टहल रही हैं? सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है, यूं ही मन बेचैन था, इसलिए टहल रही हूँ। तू बेकार की चिंता मत कर। फिर भी आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं, तू ज्यादा सोचता है। उम्र हो गई है, इसलिए थोड़ी घबराहट रहती है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, घर की तिजोरी आज खाली क्यों पड़ी है? तिजोरी? वो कुछ पैसों का हिसाब करने के लिए निकाल रखे थे। सारे पैसे? माँ, बात घुमा मत दीजिए, सच बताइए, आखिर हुआ क्या है? जैसे ही हरिपाल पैसों की बात करता है, धनिया देवी का कलेजा कांप उठता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें उभर आती हैं और वह बार बार अपनी गलतियों को कोसने लगती है। हरिपाल, वो सारा पैसा मैंने लालच में दे दिया। 3 दिनों में 2 गुना होने के झांसे में आ गई। सोचा था और ज्यादा कमा लूंगी, लेकिन सब कुछ हाथ से निकल गया।
तिजोरी खाली है बेटा, एक एक पैसा चला गया। आज समझ आ रहा है कि पैसे के पीछे भागकर मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला। रोते रोते वह हरिपाल के सामने अपनी पूरी साजिश और अब तक किए गए सभी पापों की कहानी सच सच बयां कर देती है। तभी आकाश वहां पहुंचता है और अपने हाथ में पकड़ा पैसों से भरा थैला धनिया देवी के सामने रख देता है। ये पैसे, ये सब कहाँ से आए? मैं तो समझ बैठी थी कि सब कुछ लुट गया। हरिपाल, आकाश, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, ये वही पैसा है जो आपने दूसरों से छीना था। हमने आपको सबक सिखाने के लिए ये चाल चली, ताकि आपको पता चले कि धोखे और लालच का अंत क्या होता है। अगर आज आपको अपने की पर पछतावा हो रहा है, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। माँ, यही वो सच्चाई है जिससे आप भाग रही थीं। ये पैसा हमने आपकी आंखें खोलने के लिए वापस लाया है। जिन लोगों को आपने धोखा दिया, आज वही आपके सामने खड़े हैं। हमने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी गलती का एहसास कराने के लिए ये सब किया। क्या सच में मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी? आज पहली बार लग रहा है कि लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। धनिया देवी को अपने किए गए पापों का गहरा पछतावा होता है और वह सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। अपने आंसुओं और शर्मिंदगी के साथ वह यह वादा करती है कि आगे से वह कभी किसी के साथ कपट या छल नहीं करेगी। हरिपाल और आकाश की मदद से वह सभी जमीनों और पैसों को उनके असली हकदारों को लौटा देती है और जीवन भर ईमानदारी से जीने का संकल्प लेती है। इस तरह गांव में फिर से न्याय, भरोसा और सुकून लौट आता है और यही इस कहानी का सच्चा अंत बन जाता है।